नमस्कार, मैं रविश कुमार। 24 मार्च को हुई तालाबंदी से लेकर अब तक देश के अलग अलग राज्यों में एक जगह से दूसरे जगह पर कितने लाख या कितने करोड़ मजदूरों का पलायन हुआ है, सही संख्या हम शायद कभी ना जान पाएं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने मजदूरों ने अपनी जेब से बसों को किराए पर किया, ट्रक किराए पर लिया, ट्रक की छतों पर लद कर गए। उनकी संख्या कहीं दर्ज है या नहीं है। इसलिए ये संख्या बड़ी होते हुए भी कभी वास्तविक रूप से हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन एक जगह पर नजर आती है। जब सरकारें अपनी वाहवाही में बताती हैं कि कितने लाख मजदूर आ गए हैं और कितने लाख मजदूरों को ट्रेन से पहुंचाया गया है। यही नहीं, अलग अलग राज्यों ने जो वेबसाइट बनाए हैं जहां पर मजदूर जाने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं, उससे भी एक ठीक ठाक आंकड़ा मिलता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया है कि 800 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं और 10 लाख से अधिक मजदूरों को पहुंचाया गया। यह सिलसिला अभी जारी है। यही नहीं, पंजाब सरकार की वेबसाइट में 15 लाख से अधिक मजदूरों ने अपने अपने राज्यों में जाने के लिए पंजीकरण कराया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 12 लाख मजदूर उनके राज्य में आ चुके हैं, 10 लाख और आ सकते हैं, यानी 25 लाख ये संख्या होती है। झारखंड सरकार की वेबसाइट पर 6,85,000 से अधिक मजदूरों ने वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। ओडिशा आने के लिए सरकार की वेबसाइट पर 6 लाख से अधिक मजदूरों ने पंजीकरण कराया है। सूरत से करीब 4 लाख से अधिक मजदूर बसों और ट्रेन के जरिए अलग अलग राज्यों में भेजे गए हैं, इनका आंकड़ा है। सूरत से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भी मजदूरों के जाने का एक अनुमानित आंकड़ा मिलता है जो 6 लाख से अधिक है और 8,000 से अधिक बसें इनको सूरत से लेकर अलग अलग जिलों में गई हैं। इसलिए मजदूरों का यह पलायन संख्या के लिहाज से अभूतपूर्व है। कई लोग इस पलायन की तुलना 1947 के विभाजन से करते हैं। शायद यह तुलना सही नहीं होगी। इसका कारण यह है कि 1947 में जब 2 देश बने थे और एक दोनों पर राज करने वाला तीसरा देश अपना सारा लाव लश्कर लेकर यहां से जा चुका था। जिलाधिकारी से लेकर सेना के अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब भारत छोड़कर जा चुके थे। तो इस भीड़ को संचालित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पुलिस से लेकर अधिकारियों की बहुत कमी थी। एक नई नई व्यवस्था थी जो होते हुए भी नहीं थी। लेकिन 1947 से लेकर 2020 के बीच तक आते आते भारत अपनी हर व्यवस्था के परिपक्व हो जाने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 1947 के विभाजन से कहीं ज्यादा बदतर स्थिति इस वक्त है। उस वक्त जरूर लाखों लोग दंगों में हर मजहब के मार दिए गए, लेकिन उसी वक्त में बड़े बड़ी राहत शिविरें चल रही थीं और लोगों को खिलाया जा रहा था। उनके लिए नए घर से लेकर नई जमीन देकर नया शहर बनाने का इंतजाम किया जा रहा था। दिल्ली से सटा फरीदाबाद इसका एक उदाहरण है और दिल्ली में भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जो इसके उदाहरण हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसलिए इस वक्त की त्रासदी की तुलना आप 1947 की महात्रासदी से ना करें। दोनों त्रासदियां अपने अपने स्केल में अलग प्रकृति की हैं। जैसे इस दृश्य को देखिए, क्या इस दृश्य की तुलना 1947 के विभाजन से करेंगे या 2020 की सरकारों से पूछेंगे कि अब भी एक मां को, एक बच्चे को इस तरह से सूटकेस पर लाद कर ले जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। झांसी जिले के महोबा के ये 1.5 दर्जन लोग 3 दिनों से पंजाब से पैदल अपने घर आ रहे हैं। इस बच्चे को देखिए किस तरह से इसका पांव सूज गया होगा कि मां ने थोड़ा आराम देने के लिए सूटकेस को ही रेलगाड़ी में बदल दिया होगा। और ये दृश्य देश के हर टेलीविजन के चैनलों पर है, लेकिन मैं दावा करता हूं इसके बाद भी
सरकारों की संवेदनशीलता इतनी ही रहेगी कि वो सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए जुटाई गई संख्या को बताते रहेंगे। उनके द्वारा बताए गए 10 लाख या 12 लाख के आंकड़े में ना तो ये बच्चा है ना ये मां है। पंजाब से ऐसे ही पैदल आ गई हो? कहाँ जाना है? जाना महोबा। मरोड़ा MP? महोबा झांसी। झांसी? आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तुम लोग पैदल काहे जा रहे हो? हाँ, कर रहे हैं। पलायन